हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। तो जैसा कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज का आज क्लास नंबर 15 है। साइंस में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक एंड प्लास्टिक हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हमारा कंटेंट होगा। ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, यानी आज हमारा सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री का यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स का ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी ये सब लेक्चरें नहीं देखी है वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेशन के एंड तक बने रहें क्योंकि सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें कि जो लोग भी सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये सेशन पहुँच जाए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, बहुत कम टाइम बचा है, तो सीरियस हो जाए और अच्छे से पढ़ें। बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसी कंटेंट को अच्छे से बार बार पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइबर की और उसके प्रकार की, यानी तंतु और उसके प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट फाइबर में हम लोग कॉटन जूट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल फाइबर में हम लोग वूल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे जिसमें हम लोग एक्रेलिक, पॉलिएस्टर और नायलॉन की बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग प्लास्टिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग थर्मोसिटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे। फिर हम लोग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो फाइबर की अगर हम बात करें, तंतु की अगर हम बात करें, तो आपने वूलन थ्रेड देखा होगा। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे रेशा देखने को मिलते हैं। तो जो रेशा है वो क्या है, हमारा फाइबर है, तंतु है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा तंतु। वो दिखता कैसा है, तो वो छोटा पतला पतला थ्रेड्स होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर या तंतु कहते हैं। ठीक है, तो फाइबर क्या हो गया हमारा, स्मॉल थिन थ्रेड्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। और यही स्मॉल थिन थ्रेड्स को हम लोग लॉन्ग और कंटिन्यूस थ्रेड बनाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक धागा बन जाता है, यानी यार्न बन जाता है। तो यार्न हमारा क्या हो गया, लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड। और इससे यार्न की मदद से हम फैब्रिक यानी वस्त्र बना देते हैं। जैसे ऊन का गोला, ऊन क्या एक यार्न हो गया, उससे बुन की मम्मी क्या कर देती है, एक स्वेटर तैयार कर देती है, तो वो क्या हो गया, वस्त्र हो गया। तो यार्न की सहायता से हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइबर, यार्न और फैब्रिक की बात हमने करी। ठीक है, अब फाइबर यानी तंतु के क्लासिफिकेशन यानी इसके प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तंतु की बात करें, फाइबर की बात करें, तो इसे हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा नेचुरल फाइबर, देन हमारा है सिंथेटिक फाइबर। तो अगर हम प्राकृतिक तंतु यानी नेचुरल फाइबर की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से यानी प्रकृति से। तो वैसे फाइबर जो हमें प्रकृति से मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर कहेंगे। फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, तो हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर। ठीक है, और अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें, प्राकृतिक तंतु की बात करें, तो ये हमारा 2 टाइप्स इसका भी हो गया, 2 प्रकार होता है। पहला होता है प्लांट फाइबर, दूसरा होता है एनिमल फाइबर। ठीक है, प्लांट फाइबर की बात करें जिसे हिंदी में लोग पादप तंतु कहते हैं, तो वह ऐसा फाइबर है जो हमें प्लांट से, पौधों से, पेड़ से मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पादप तंतु, प्लांट फाइबर कहेंगे। और वैसा फाइबर जो हमें जंतु से मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कह देंगे, एनिमल फाइबर कह देंगे। फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, तो हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल फाइबर कहेंगे। ठीक है, तो प्लांट फाइबर के अंदर में हम लोग 2 फाइबर की बात करेंगे, एक हमारा कॉटन है
रुई जिसे कपास कहते हैं, देन हमारा जूट पटसन। तो इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एनिमल फाइबर की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, वूल और सिल्क, ऊन और रेशम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर को हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं और मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हम लोग लैब में केमिकल की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे फाइबर जिसे हम लोग केमिकल की सहायता से बनाते हैं, तो हम बनाते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। ठीक है, अगर संश्लेषित तंतु कहेंगे। ठीक है, इसको उदाहरण की बात करें तो हमारा पॉलिस्टर हो गया, एक्रेलिक हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट फाइबर की, पादप तंतु की, जिसमें हम लोग सबसे पहले कॉटन यानी रुई के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉटन या रुई की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें कॉटन प्लांट्स के बॉल से मिलता है। ठीक है, कपास गोलक से मिलता है। ठीक है, यानी प्लांट्स में तो कॉटन के बॉल्स होते हैं, उससे हम लोग क्या मिलता है, हमें कॉटन यानी रुई मिलता है। और ये जो बॉल्स होते हैं ये एक नींबू के आकार के होते हैं। ठीक है, तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, और अगर कॉटन की बात करें तो ये हमें ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में ही इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्रो कहाँ होते हैं, तो जहाँ की मिट्टी क्या हो, ब्लैक हो, और क्लाइमेट हमारा कैसा हो, जलवायु हमारा कैसा हो, वार्म हो। ठीक है, तो उसे हम लोग कॉटन कहते हैं। तो कॉटन का जो प्लांट होता है, जो उसमें कॉटन होता है, कॉटन का बॉल्स, तो कॉटन के बॉल्स में क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो उसे हम अलग कैसे करें, तो उसी सीड को हम कॉम्ब यानी कंघी के सहायता से उसे अलग करते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड गिनिंग। क्या कहते हैं उसे हम लोग, गिनिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कपास का उठना भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारी कॉटन की बात हुई। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड प्लांट फाइबर की, जो कि हमारा है जूट, पटसन की। तो जूट की बात करें यानी पटसन की बात करें तो ये हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है। कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम के से हमें ये जूट मिलता है। ठीक है, और इसे हम लोग रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। क्या करते हैं, इसे रेनी सीजन में इसे की खेती हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो इसे नॉर्मली जो है, जब फ्लावरिंग स्टेज जब इसका होता है जूट के पेड़ का, तो उसमें उसी टाइम इसे काटते हैं। ठीक है, तो जूट की क्या बात हो गई हमारा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, यानी ये जूट प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में हम लोग इसकी खेती हम लोग करते हैं। ठीक है, इट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट एज फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, पटसन पादप को पुष्प अवस्था में ही काटते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जूट की बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉटन की बात करी और जूट की बात करी। अब हम फाइबर से यान कैसे बनाते हैं, यानी तंतु से तागा, यानी कि रेशे से हम लोग तागा कैसे तैयार करते हैं। तो फाइबर से यान बनने की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनिंग। The process of making yarn from fiber is called spinning कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्पिनिंग कहते हैं। जैसे चरखा आपने सुना होगा, देखा होगा, वो चरखा से हम क्या करते हैं, यार्न, फाइबर से यार्न बनाते हैं। ठीक है, अब यार्न से फाइबर हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें दो स्टेप है तागे से वस्त्र बनाने के। पहला है वीविंग, जिसे हम लोग बंधाई कहते हैं। दूसरा है हमारा नीटिंग, जिसे हम लोग बुनाई कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा वीविंग यानी बंधाई। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग यार्न के दो सेट को आपस में अरेंज करते हैं, तो इसे हम लोग वीविंग कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं, दो यार्न सेट की, ऐसे एक ये हो गया सेट यार्न का, एक ऐसे सेट हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ अरेंज करते हैं। इसी दो सेट को यार्न के हम लोग वीविंग यानी बंधाई कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमारा नीटिंग, जिसे हम लोग बुनाई कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग, अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक।
जैसे ऊन से मम्मी लोग क्या करती हैं, पूरा स्वेटर बना देती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंगल यार्न से हमने पूरा फाइबर तैयार कर दिया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइटिंग यानी बुनाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं और यार्न से फैब्रिक कैसे बनते हैं। उसी को हम लोग समरी वाइज देख लेते हैं। तो मान लीजिए कॉटन रोल से हमारे पास कपास गोलक, तो उसका अगर हमने गिनिंग कराया, ओटना यानी कॉटन बॉल से हमने सीट पूरा हटा लिया। ठीक है, तो हम लोग गिनिंग कहते हैं। फिर हमें क्या मिल गया, फाइबर मिल गया, रेशे मिल गया। फिर इसका हमने स्पिनिंग किया तो हमें क्या बन गया, यार्न बना लिया हमने, तागे बना लिया। अब तागे से हम लोग फैब्रिक वस्त्र कैसे बनाते हैं, दो प्रोसेस है। पहला नीटिंग जिसे हम लोग बुनना कहते हैं, बुनाई। दूसरा है वीविंग जो हमारा है बंधाई। ठीक है, तो ये हमारा समरी हो गया। अब हम बात करते हैं एनिमल फाइबर की, जंतु तंतु की। तो एनिमल फाइबर में हम लोग दो फाइबर का डिस्कस करेंगे, पहला वूल, दूसरा हम सिल्क की। तो सबसे पहले हम लोग वूल की बात करेंगे, ऊन की। तो ऊन हमें मिलता कहाँ से है, तो ऊल हमें जो है वूल ईल्डिंग एनिमल्स से मिलता है। वैसे जानवर से मिलता है जो हमें वूल देते हैं। ठीक है, तो कौन जानवर हो गए, जैसे शीप, गोट, याक, इससे हमें मिलता है। या और अदर एनिमल्स भी हैं जैसे केमल, ऊंट। ऊंट से जो हमें वूल मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं केमल वूल। दूसरा हो गया हमारा लामा, लामा से भी हमें वूल मिलता है। देन हमारा अंगोरा गोट, ठीक है, जो कि कश्मीर में हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। उससे जो हमें वूल मिलता है उसका नाम होता है मोहैर वूल। देन हमारा अल्पैका। फिर है हमारा कश्मीरी गोट जो कश्मीर में मिलते हैं, जिससे बहुत ही फेमस पश्मीना शॉल, पश्मीना वूल हमें मिलते हैं, जिससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वूल है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, वूल ईल्डिंग एनिमल से मिलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ शीप, गोट, याकी से हमें वूल मिले, और भी ऑर्गेनिज एनिमल्स हैं जो मैंने डिस्कस करा, केमल, लामा, अंगोरा गोट, अल्पैका, कश्मीरा गोट। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम वूल ईल्डिंग एनिमल्स की बात करें, हमने अभी देखा कि वूल ईल्डिंग एनिमल्स से हमें क्या मिलते हैं, वूल मिलते हैं। तो वूल मिलती कैसे हैं, तो वूल ईल्डिंग एनिमल्स जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, ठीक कोट होते हैं हेयर के, यानी एक लेयर होती है हेयर की मोटी ऐसी, उस हेयर होती है। ठीक है, उस हेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वूलन फाइबर कहते हैं या फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं, वूलन फाइबर या फ्लीस कहते हैं। ठीक है, और ये भी दो टाइप्स की होती है। एक होता है कि कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है, एक क्या होता है हमारा कोर्स बियर्ड हेयर होता है, एक होता है हमारा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होता है। ठीक है, एक होता है हमारा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, तो अगर हम वूल ईल्डिंग एनिमल्स की बात करें तो ठीक कोट ऑफ हेयर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वूलन फाइबर और फ्लीस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कोर्स बियर्ड हेयर दाढ़ी के वहां पे जो होता है वहां पे ये करा होता है। ठीक है, और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होता है ये स्किन के पास होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्किन के पास होता है, और ये क्या होता है, यही जो है हमारा मेन सोर्स होता है वूलन फाइबर्स का। क्या होता है, मेन सोर्स जो है वो हमारा वूलन फाइबर क्या होता है, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। ठीक है, तो ब्रीडिंग को हम लोग रिप्रोडक्शन से जोड़ सकते हैं, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया। ब्रीडिंग हम लोग क्या करते हैं, आबादी बढ़ाना, ब्रीडिंग यानी दो पेरेंट्स के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, बच्चे आए, तो ये हमारा क्या होता है, ब्रीडिंग होता है। ठीक है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग मानी सिलेक्ट करके ब्रीडिंग करवाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो वैरायटीज ले लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा ना, क्योंकि सॉफ्ट हेयर जो होता है तो उससे वही मेन सोर्स होता है हमारा वूल का। तो हम क्या करेंगे कि वैसे पेरेंट्स को चुनेंगे कि जिसमें क्या हो, ज्यादा सॉफ्ट हेयर हो, जिससे हमें ज्यादा वूल मिलने को मिल जाए। तो वैसे पेरेंट्स को हम क्या करते हैं, आपस में ब्रीड कराते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कराते हैं। तो जिससे हमें क्या मिलता है, एक नया मतलब एक नया जो उसका ऑफस्प्रिंग हुआ उसमें क्या हुआ, अलग वैरायटी हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाया। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ टू सिलेक्टेड वैरायटीज हैविंग डिफरेंट रेट्स ऑफ बोथ। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल।
जैसे कुछ ऐसे ब्रीड भी शिप के हमने बनाए इसमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, यानी फाइबर से वूल हम कैसे बनाए, ठीक है। तो फाइबर से वूल हम लोग कैसे बनाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शीप को पालते हैं, बेयर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसके हेयर को कट करते हैं और बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी शीप को पालना उसके बाद ही बढ़ाना, ठीक है। तो शीप क्या होता है हमारा, हर्बीवोर्स होता है। क्या होता है, हर्बीवोर्स, यानी जो सिर्फ पौधे, पेड़ पौधे को खाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोर कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या खिलाते हैं, ग्रास और लीव्स खिलाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ शीप को हम लोग पालते हैं तो उसे हम लोग मिक्सचर ऑफ पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, यानी पल्स, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स का मिक्सचर बना के भी हम उसे खिलाते हैं। तब ऑयल केक्स क्या होता है, जब सीड्स से जब हम ऑयल निकाल देते हैं तो उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसे हम लोग ऑयल केक्स कहते हैं, ठीक है। और मिनट्स देते हैं। और वही सर्दी की बात करें, सर्दियों में हम क्या देते हैं, तो सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, शीप कीप इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स खिलाते हैं, ग्रेन एंड ड्राई फोडर भी उसे खिलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेयरिंग करेंगे शीप का, उसके बाद उसका ब्रीडिंग करेंगे। कुछ सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं शीप के एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। पहला लोही, रामपुर, बशीर, नाली, बखरवाल, मरवाड़ी और पटनवादी, ये सब क्या है हमारा गुड क्वालिटी ऑफ वूल, ठीक है। ये रामपुर बशीर जो ये ब्राउन फ्लीस है, तो इसे सिर्फ हमें नाम याद रखना है कि ये ब्रीड है, ठीक है। बाकी इतना एग्जाम में इसका नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी फाइबर से वूल हम किस किस प्रक्रिया से हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 6 स्टेप्स देखेंगे, यानी 6 स्टेप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा क्या है, शेयरिंग है। क्या है, शेयरिंग, जिसे हम लोग हिंदी में ऊन की कटाई कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लेते हैं, ठीक है। जो फ्लीस होता है, यानी जो भेड़ शीप के स्किन के ऊपर जो हेयर होता है मोटा, जिसे हम लोग फ्लीस कहते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग काट के रिमूव करके बॉडी से बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 2 है हमारा स्कोरिंग। क्या है हमारा, स्कोरिंग है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अभी मार्जिन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम शेयर्ड स्किन है, ठीक है, जिसमें हेयर होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग वॉश करते हैं, धोते हैं बड़े बड़े टैंक्स में। जो हमने काट के जो फ्लीस निकाला उसे हम लोग बड़े बड़े टैंक में धोते हैं, ठीक है, टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट को हटाने के लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं, ठीक है। आज के टाइम में इसे हम लोग मशीन के थ्रू भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेप 3 है हमारा सॉर्टिंग, यानी छटाई, ठीक है। तो आफ्टर स्कोरिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, छटाई करते हैं, ठीक है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, उसके बाद रेमिल अथवा रेदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार वाले बालों को छटा या पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्टिंग हो गया। अब 4th स्टेप की बात करें तो क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स जो होता है हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उससे साफ करते हैं। जैसे स्वेटर वगैरह में भी आपने देखा होगा क्या निकल जाते हैं छोटा छोटा, उस पर बर्ड्स नहीं, वही बर्ड्स कहलाता है, उसी को हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। द स्मॉल फुल्फी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, हेयर से निकाल लेते हैं। और दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, जैसे आपके स्वेटर्स पर निकल जाते हैं वही ये सेम है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई, इसको फिर हम लोग स्कोर्ड करते हैं यानी धोते हैं
और उसको फिर सुखाते हैं। अब ये जो वूल है क्या होता है, रेडी हो जाता है फाइबर के लिए, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो गया, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5 डाइंग, यानी जो फाइबर हमें मिला उसे हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं। इसीलिए बाजार में क्या आ रहा है, अलग अलग कलर के वस्त्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, अलग अलग कलर में इसे हम कलर करते हैं। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ठीक है। और गोट्स को क्या ब्लैक करते हैं और वायर ब्राउन या व्हाइट कलर से डाई कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो है वो हमारा है रोलिंग, यानी एक यार्न का बॉल बना लेना, ठीक है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. जो लॉन्ग फाइबर का जो हम लोग गोला बनाते हैं उसे हम लोग स्वेटर बनाने में यूज करते हैं, आपने देखा होगा उनका गोला। और जो छोटा है उसे हम लोग क्लॉथ बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 6 स्टेप हुआ, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल्स, ठीक है। तो इसे याद रखना है, स्टेप्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब समरी देख लेते हैं इसका। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, यानी ऊन की कटाई करते हैं, ठीक है। यानी जो शीप है उससे हम उसके थिन स्किन के लेयर सहित पूरे बाल को निकाल लेते हैं। देन स्कोरिंग, अभिमार्जन, बड़े बड़े टैंक में से धोते हैं। फिर सॉर्टिंग करते हैं यानी छटाई। देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की छटाई करते हैं। फिर डाइंग, रंगाई करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, हमारा रीलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स है, ठीक है, इसे हमें याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ऑक्यूपेशनल हजार्ड, यानी व्यावसायिक संकट के बारे में, ठीक है। तो वूल इंडस्ट्री यानी ऊन के उद्योग में हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए क्या है, जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। यानी बिजनेस होता है तो बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, ठीक है। लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सॉर्टर डिजीज होती है, ठीक है। तो ये डिजीज जो है, जो वर्कर काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, फेस करते हैं, उनको भी हो सकती है। तो इस तरीके का जो डिजीज होता है इसे हम लोग ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहते हैं, व्यावसायिक संकट कहते हैं, ठीक है। उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे शॉर्ट्स रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिल्क की, जिसे हम लोग हिंदी में रेशम कहते हैं, ठीक है। तो सिल्क की साड़ी, रेशम, रेशम कहते हैं। तो रेशम हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, यानी मजबूत नेचुरल फाइबर है, बहुत मजबूत होता है ये, ठीक है। तो ये सिल्क हो गए। अब सिल्क की बात यानी सिल्क मॉथ यानी सिल्क वॉर्म से जो हमें रेशम मिल रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल की बात करें, अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म की बात करें हम, तो क्या होता है, हमारा एडल्ट मॉथ क्या होता है, बहुत सारे अंडे देता है, ठीक है, एग देता है, ठीक है। उस एग से क्या निकलता है, हमारा लार्वा निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटर पिलर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैटर पिलर कहते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, मलबरी लीव्स को खाता है, खाते खाते क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, साइज में बड़ा होता है। फिर क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक प्रोटीन का लेयर सिक्रीट करता है। क्या करता है, अपनी सेफ्टी के लिए एक प्रोटीन का लेयर सिक्रीट करता है, जिसे हम लोग कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं, ठीक है। और इसी से हमें रेशम का फाइबर मिलता है, ठीक है। फिर इसी के अंदर में और डेवलपमेंट होती है मॉथ की, ठीक है, लार्वा की, तो और डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट स्टेज को हम लोग प्यूपा कहते हैं। फिर प्यूपा से हमें क्या देखने को मिल जाता है, एडल्ट मॉथ देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा क्या है, लाइफ साइकिल होगा सिल्क मॉथ का। याद रखने की बात क्या है, इसमें लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। और कोकून क्या होता है, हमारा इसी लार्वा के अराउंड एक प्रोटीन का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल हो गया। अब सिल्क के भी कई प्रकार होते हैं,
डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क, तो कुछ प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा टसार है, देन मुगा है, देन मलबरी एंड कोसा है। तो अगर हम मलबरी सिल्क की बात करें तो ये हमारा मोस्ट कॉमन सिल्क फाइबर है, ठीक है। और ये कैसा होता है, हमारा सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है और कैसा होता है, इलास्टिक होता है नेचर में, ठीक है। तो अगर अब तो ये फाइबर की बात करें, अब हम कोकून से सिल्क कैसे बनाते हैं, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क के लिए हम क्या करते हैं, मॉथ्स को रियर्ड करते हैं एंड कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क यार्न। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉथ को रियर्ड करेंगे, पालेंगे, ठीक है। उससे कोकून को कलेक्ट करेंगे और कोकून से हम क्या हमें मिल जाएगा, सिल्क मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं जो हमारा सिल्क वॉर्म को रियरिंग करना, पालना, किसके लिए, कि हमें सिल्क मिले, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो हमें सिल्क यार्न जो थ्रेड मिलता है वो हमें किससे मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ से मिलता है। यानी सिल्क मॉथ के कोकून स्टेज में जब होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, यार्न यानी थ्रेड मिलता है, ठीक है, जिससे हम लोग सिल्क तैयार करते हैं, सिल्क का वस्त्र। तो हम जो कोकून से थ्रेड जो हमें मिल रहा है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग रीलिंग ऑफ द सिल्क कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोकून से थ्रेड को हासिल करते हैं, जिसे हम लोग सिल्क, रीलिंग ऑफ द सिल्क कहते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, स्पेशल मशीन में से हम लोग, ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्या होता है, विच अनवाइड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। कोकून से हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, सिल्क को निकाल ले रहे हैं। उसके बाद फिर सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वेयर्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिल्क से वेयर, क्लॉथ वेयरिंग करके क्लॉथ तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सिल्क की बात हुई हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलीमर की, यानी बहुलक की। पॉलीमर क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंथेटिक फाइबर ही हुआ, जिसे हम लोग लैब में बनाते हैं केमिकल के हेल्प से। तो पॉलीमर, बहुलक, जैसे पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब यूनिट या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर जुड़कर एक बड़ा सा लार्ज यूनिट बना रहे हैं, बड़ी इकाई बना रहे हैं, तो उसी प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया है इसे हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे इथीन, 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 बहुत सारा इथीन मिलके क्या बनाता है, पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। और जो स्मॉल यूनिट है जिससे मिलकर पॉलीमर बना है, उस स्मॉल यूनिट को, इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर हमारा क्या हो गया, द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और द स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड मोनोमर। यानी जो छोटे छोटे इकाई से मिलकर पॉलीमर बना, उस छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो पॉलीमर हमें नेचर में भी मिलता है, प्रकृति में मिलता है। जैसे कॉटन, कपास, कपास को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेलुलोज क्या हमारा पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या हो गया, ये ग्लूकोज यूनिट। यानी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। तो सेलुलोज हमारा पॉलीमर हो गया और ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, मोनोमर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की, यानी संश्लेषित रेशे की। नेचुरल फाइबर की हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। तो संश्लेषित रेशे की बात करें तो सबसे पहले हम लोग नायलॉन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, नायलॉन की बात करेंगे। तो अगर हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन क्या होता है हमारा, इसे, ये क्या है हमारा सिंथेटिक फाइबर है। तो ये हमारा पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, यानी फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है ये, ठीक है। इसे हम लोग बनाते कैसे हैं, तो इसे हम लोग कोल, वाटर और एयर की मदद से इसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसे इट इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। और नायलॉन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और लस्चरस यानी चमकीला होता है और हल्का होता है वजन में, और इजी टू वॉश, आसानी से ये साफ हो जाता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, नायलॉन हो गया। अब नायलॉन फाइबर को हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, इसीलिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, रोप से, रस्सी, यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो लोग रस्सी यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। या टेंट्स आपने देखा होगा तो ये क्या होता है, नायलॉन का बना होता है। या पैराशूट की बात करें तो ये भी हमारा नायलॉन का बना होता है। या टूथब्रश की बात करें, या स्लीपिंग बैग, सर्टेस, यानी पर्दा, ये सब क्या है, हमारा नायलॉन का बना होता है। ठीक है, और नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नायलॉन की बात करी। अब सेकंड सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो हमारा है पॉलिस्टर। पॉलीस्टर यानी बहुत सारे स्टर आपस में कंबाइंड होकर पॉलीस्टर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पॉलीस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर क्या है, हमारा सिंथेटिक फाइबर है जो कैसे बना होता है, रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर, यानी बहुत सारे स्टर के यूनिट आपस में मिलकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग पॉलिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिस्टर हो गया। पॉलिस्टर कैसा होता है, हमारा सॉफ्ट होता है, ड्यूरेबल होता है, रिंकल फ्री होता है, इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं होते हैं, ये भी इजी टू वॉश, यानी धोने में आसानी होता है इसे। ठीक है, पॉलिस्टर की बात करें तो अब हम दो टाइप देखेंगे पॉलिस्टर का, पहला पेट, दूसरा टेरिलीन, जिसे डेक्रोन भी कहते हैं। पेट का फुल फॉर्म की बात करें तो पॉलीथाइलिन ट्रिप्थेलेट कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग बोतल्स, वाटर बोतल्स जो होते हैं, जब हम लोग पानी पीने में यूज करते हैं, उसे फिल्म्स, अटेंशियल वायर एक्सेट्रा बनाने में यूज होता है। ठीक है, वही टेरिलीन की बात करें तो पॉपुलर पॉलिस्टर है, जिससे हम लोग नॉर्मल यार्न, वुवन लाइक नॉर्मल यार्न बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा दो टाइप हो गया पॉलिस्टर का। अब हम पॉलिस्टर को नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉलीकोट, इसमें हम लोग पॉलिस्टर प्लस कॉटन को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, देन हमारा पॉलीवूल, जिसमें हम पॉलिस्टर प्लस वूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीवूल कहलाता है। अब बात करें यूजेस ऑफ पॉलिस्टर की, पॉलिस्टर का उपयोग की, तो इससे हम लोग बॉटल्स में, यूटेंसिल में, स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर एक्सेट्रा बनाने हम लोग क्या करते हैं, पॉलिस्टर का यूज करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स वेयर, खिलाड़ी लोग जो है कपड़े पहनते हैं, वो किसका होता है, हमारा पॉलिस्टर का होता है। अब नेक्स्ट हमारा है सिंथेटिक फाइबर है एक्रेलिक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है, जिसका टेक्सचर जो है, जो फील जो है हमारा कैसा था, वूल की तरह, यानी वूल की तरह ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ए सिंथेटिक फाइबर दैट हैव अ सिमिलर टेक्सचर एंड फील टू अ वूल। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो कैसा होता है हमारा, इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ता होता है, चीप होता है। ठीक है, यानी वूल से सस्ता होता है ये हमारा। ठीक है, ये कैसा होता है, लाइट वेट होता है और सनलाइट रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है, सनलाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसे हम लोग स्वेटर बनाने में यूज करते हैं, शॉल, कारपेट एक्सेट्रा, ये सब बनाने में हम किसे यूज करते हैं, एक्रेलिक को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजिली। जो सिंथेटिक फाइबर जो हमारा होता है, ये क्या होता है, बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है, और क्या होता है, ये तुरंत मेल्ट हो जाता है, और बॉडी पे क्या होता है, ये चिपक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लैब में या किचन में पॉलिस्टर के कपड़े पहन के काम नहीं करें। क्यों, क्योंकि इस पे बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमें इंजरीज देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर। एक हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर भी होता है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इसमें जो हम क्या होता है, इसका जो सोर्स होता है वो हमारा नेचुरल होता है, लेकिन ह्यूमन इसे उस नेचुरल को यूज करके बनाते हैं, तो इसीलिए हम इसे सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। ना पूरी तरीके से नेचुरल है, ना पूरी तरीके से सिंथेटिक है, इसीलिए इसे हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है रेयन। क्या है हमारा रेयन, ये हमारा क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी वुड पल्प का हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट कर कर क्या बनाते हैं, रेयन बनाते हैं। इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्क जैसा है,
ऐसे हमने बनाया तो आर्टिफिशियल सिल्क हो गया। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इट इज मिक्स विद कॉटन, यानी कॉटन के साथ मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, इसका बेडशीट बनाते हैं, और वूल के साथ मिक्स करके इसे हमें कारपेट की तरह कारपेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेयन की यूज की बात हुई। अब हमने पहले नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा, फिर सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा। अब इस दोनों में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों में अलग है। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में हम लोग डिफरेंट देख लेते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होता है, हमारा एक्सपेंसिव होता है, यानी महंगा होता है, और सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो क्या होता है, चीप, यानी सस्ता होता है। नेचुरल फाइबर की बात करें तो मोर एब्जॉर्ब, यानी पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ये एब्जॉर्ब लेस वाटर। ठीक है, नेचुरल फाइबर की बात करें तो इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मोर ड्राइंग टाइम। और सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ये जल्दी सूख जाता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो नेचुरल फाइबर का लो होता है, लेकिन सिंथेटिक का क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर का क्या होता है, मेंटेनेंस का हाई होता है, हाई मेंटेनेंस खोजता है उसमें। लेकिन सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो इसे हम लोग आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो इससे पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस की बात करी नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स। क्या प्लास्टिक की बात करेंगे, तो प्लास्टिक हमारा क्या है, कैसा होता है, तो ये इट इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक हमारा नॉन रिएक्टिव होता है, यानी किसी के साथ वो रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाती है, क्यों, ऑक्सीजन मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाता है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिक कैसा होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, और कैसा होता है, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, और प्लास्टिक जो है हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्लास्टिक हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा टेस्टर, पेचकस वगैरह में क्या होता है, प्लास्टिक यूज होता है, या पैन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा प्लास्टिक यूज होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब प्लास्टिक की बात करें अगर हम, इसको दो टाइप्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देन हमारा है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग नाम से पकड़िए, थर्मो हीट या टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सेटिंग यानी हम प्लास्टिक को हीट करके टेम्परेचर दे के इसको सेट, यानी एक बार वो सेट हो गया तो उसके बाद हम हीटिंग करें या कूलिंग करें, उसका शेप में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। वह थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इसे हम हीट देकर जो शेप दिया था उसे फिर हम चेंज भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें यहाँ पे हम दो एग्जांपल देखेंगे, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो हमारा पॉलीथीन और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसे याद रखना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। ठीक है, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको हम एक बार मोल्ड कर दें तो वो दोबारा उसको हम लोग सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं हीटिंग के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, बेकेलाइट और मेलामाइन हो गया। ठीक है, बेकेलाइट क्या होता है, हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है उसे बनाने में इसका यूज करते हैं, या हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स में जो है हैंडल्स में यूज होते हैं। ठीक है, और मेलामाइन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, वर्सेटाइल मटेरियल होता है, जो कि वायर को फायर से रेजिस्टेंस करता है, टॉलरेट करता है हीट से अदर प्लास्टिक के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज करते हैं, किचन वेयर और फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, पर जो फायर से रोकता है उससे बनाने हम लोग किसका यूज करते हैं, मेलामाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। अब बात करते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक की। ठीक है, तो वैसा प्लास्टिक जिसको हम लोग इजिली डिफॉर्म कर सकते हैं, हीटिंग एंड कैन बी बेल्ट इजिली, यानी जिस ऐसा प्लास्टिक जिससे हम हीट देके आसानी से उसको मोड़ सकते हैं, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और इसका एग्जांपल होता है हमारा पॉलीथीन, हमारे घर में जो पन्नी होती है, या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या होता है, तो पॉलीथीन पॉली प्लस इथीन, बहुत सारे इथीन
आपस में मिक्स होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसे हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग, कॉमनली यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स बनाने हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हार्ड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होता है, इसलिए इसे हम लोग कंटेनर्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल केबल, इंसुलेटर, ये सब बनाने में क्या यूज करते हैं, पीवीसी का यूज करते हैं, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी थर्मोप्लास्टिक की। ठीक है, अब कुछ स्पेशल यूज ऑफ प्लास्टिक देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल प्रोडक्ट हैं जिसमें हम प्लास्टिक यूज करते हैं, जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गया, या टैबलेट का जो ऊपर कवरिंग होता है जिसमें पैक करते हैं हम टैबलेट को, उससे क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, फिर फायरमैन, जो फायरमैन होते हैं, तो वो जो फायरमैन का जो वो होता है, जैसे पानी छिड़कते हैं, उसमें क्या होता है, मेलामाइन प्लास्टिक का क्या होता है, कोटिंग होता है। ठीक है, और मेलामाइन क्या कहता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, तो हमें आग लगने से बचाता है। ठीक है, फिर बात करें कुकवेयर की, तो टेफ्लॉन जो है हमारा स्पेशल प्लास्टिक है, जिसे जो कैसा होता है हमारा, ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक्स, उसमें क्या होता है, ऑयल, तेल और पानी क्या होता है, चिपकता नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर टेफ्लॉन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल यूज ऑफ प्लास्टिक की हमने बात करी। अब बात करते हैं वास्ट की, टाइप ऑफ वास्ट, यानी कचरे की बात, कचरे के प्रकार। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हो गया, जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल यानी ये ऐसा वास्ट होता है जो इजिली डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और वैसा वास्ट या वैसा कचरा जो डिकम्पोज नहीं हो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या बहुत टाइम लगे, ठीक है, तो उसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल a material which gets decomposed through natural process such as action of bacteria, वैसा मटेरियल या वैसा पदार्थ जिसका आसानी से बैक्टीरिया के थ्रू या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाए, उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल वास्ट कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसे जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं, ये वैसा मटेरियल होता है जिसे हम लोग इसलिए डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस के, जैसे एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्ट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ वास्ट है। ठीक है, कचरे के कुछ प्रकार है जिसको डिकम्पोज होने में कितने दिन लगते हैं और मटेरियल का नेचर क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वेजिटेबल के छिलके की बात करें या फल की बात करें या बचा कुचा खाने की बात करें, इसको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ता लगता है। तो ये कैसा हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया के थोड़े डिकम्पोज हो सकता है। वहीं पेपर की बात करें तो ये हमारा 10 से 30 दिन लगता है। कॉटन क्लॉथ की बात करें तो इसमें 2 से 5 महीने लग जाता है। वुड की बात करें तो इसमें 10 से 15 साल लग जाता है। वुलन क्लॉथ्स की बात करें तो इसमें 1 साल लगभग लग जाता है। वहीं टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे 100 से 500 साल लग सकता है। और प्लास्टिक बैग के लिए तो बहुत कितने ईयर भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये टेबल देखा। अब प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक हमारा क्या है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक भी है। ठीक है, आपको पता हो प्लास्टिक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि इजिली डिकम्पोज नहीं हो सकता, यानी सालों साल तक वो रह जाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी में, नदी में, हर जगह आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है, प्रदूषण कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो हमें क्या करना होगा, प्लास्टिक के यूज को कम करना होगा, इससे हम वातावरण को सही कर सकते हैं। उसके लिए हमको 5R प्रिंसिपल होते हैं, जिसे हमें समझना है। 5R, रिड्यूस, यानी हम प्लास्टिक जो यूज कर रहे हैं उसके यूज को क्या कम कर दें। ठीक है, इसको यूज करें, रिसाइकिल, इसको बार बार रिसाइकिल करें, और रिकवर एंड रिफ्यूज करें। ठीक है, तो ये हमारे इससे क्या रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 5R प्रिंसिपल को हमें याद रखना है। ठीक है,
तो इसी के साथ आज का चैप्टर का कंटेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। तो नेचुरल फाइबर मैंने क्या बताया था, जो हमें नेचर प्रकृति से मिले उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं, जिसमें दो टाइप था, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। तो जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है उसे प्लांट फाइबर कहते हैं, जो फाइबर हमें एनिमल से मिलता है उसे एनिमल फाइबर कहते हैं। ठीक है, प्लांट फाइबर में हमने तो देखा था, ठीक है, कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर में हमने दो फाइबर की बात करी थी, वूल और सिल्क। उसमें भी सिल्क की बात करी थी, तो वो हमारा क्या होता था, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता था। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, severe burns injuries are likely to be caused by fire accidents while wearing synthetic fabric rather than natural fabric as synthetic fiber। यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हों तो आग दुर्घटना से गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम संश्लेषित रेशे, मैंने आपको बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें आग जो है बहुत आसानी से लग जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, मेल्ट्स हो जाता है आसानी से। ठीक है, और हमारे जब मेल्ट्स हो जाएगा तो आसानी से, तो क्या होगा, हमारे को सीवियर इंजरीज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बर्न्स इनटू स्टिकी लिक्विड, जलने पर चिपचिपा दर बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ द हेयर ऑफ शीप टू वूल। भेड़ के बालों से ऊन बनने तक की प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को पहचानिए। तो वहां पे हमने क्या बात की, 6 स्टेप्स की बात करी थी। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो था हमारा क्या था, हमारा शेयरिंग यानी ऊन की कटाई। क्या था हमारा, ऊन की कटाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शीप के बाल जो होते हैं, फ्लीस को होता है, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया, नहीं बचा हमारा डी और बी बचा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, स्कोरिंग करते थे, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी अभी मार्जन, यानी उससे क्या करते, बड़े बड़े टैंक में धोते थे। देन हम लोग करते थे कार्डलिंग यानी धुनाई होता था, और उसके बाद देन क्या होता था, शॉर्टिंग यानी छटाई होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा क्या हो, वेइंग एंड डाइंग, बुनाई और रंगाई होता था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन CADB इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन है, इसको चुनना है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये बात सही है, जो ताप समूह में बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का बार बार हीट दे के अलग अलग शेप में भी कर सकते हैं, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्थैतिक प्लास्टिक जो होता है इसको हम गर्म करेंगे तो उसको पिघला नहीं जा सकता, यानी जिसको एक शेप दे दिया वो वैसा ही रहता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग मानी सेट हो जाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ये नहीं होगा। बैकलाइट इज एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो नहीं, बैकलाइट जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जांपल है। पॉलीथीन एंड PVC आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नहीं, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, The following observation were noted by Antara on burning various fiber on a candle flame। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रशिक्षण नोट की है। ठीक है, X burns with bright light and grayish black as is left। X चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी काली राख बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, वाई क्या है हमारा, वाई बर्न्स बाय कर्लिंग एंड प्रोड्यूस डार्क क्रिस्प ऐश, कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। और जेड क्या है हमारा, मेल्ट्स ऑन बर्निंग, जलने पर पिघल जाता है। ठीक है, तो जेड की बात करें जो जलने पर पिघल जाता है, तो ये हमारा क्या था, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की बात करी थी हमने, वो क्या होता है, जलने पर तुरंत पिघल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर को पहचानना है। तो सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या है, यहाँ पे रायोन जो है ये तो सेमी सिंथेटिक है। ठीक है,
वूल हमारा नेचुरल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नायलॉन, ठीक है, तो ये हो सकता है, रेयन भी हो सकता है अगर हम सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक कैटेगरी में रखें तो, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। और हम सिल्क की बात करें अगर, ठीक है, तो सिल्क को क्या जब हम जलाते हैं तो हमें ग्रेइश ब्लैक कलर का ऐश देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। X is a synthetic figure which resembles wool and is used to make shawls and sweaters and blankets. What could be X? यानी X कोई संश्लेषण रेशा है जो ऊन से मिलता है जुलता है और उसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्राइलिक। एक्राइलिक के बारे में मैंने बताया था, ये क्या होता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है जिसका टेक्सचर और वो क्या होता है, वूल के जैसा होता है, ठीक है, तो ये हमारा एक्राइलिक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, सही सत्य कथन को चयन करना है, ठीक है। तो बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, तो बैकेलाइट और मेलामाइन की बात करें तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। मेलामाइन इज अ थर्मोप्लास्टिक, नहीं, मेलामाइन तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, तो ये गलत हो गया। बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। बैकेलाइट इज अ थर्मोप्लास्टिक, नहीं, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। रेशम के कीड़ों को जीवन चक्र और रेशम के रेशों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो पहला क्या है, सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कैटरपिलर्स, रेशम के रेशे कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है, द लार्वा ऑफ सिल्क मॉस आर कॉल्ड एज कैटरपिलर्स, हाँ ये बात भी सही है हमारा, क्योंकि हम लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। प्यूपा डेवलप होकर फिर एक एडल्ट मॉथ बना देता है, ठीक है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक आर, ठीक है, प्लास्टिक के समान चरित्र गुण क्या है, तो प्लास्टिक क्या होता है हमारा, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, गुड कंडक्ट ऑफ हीट नहीं होगा, गुड कंडक्ट ऑफ हीट नहीं होगा, ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है और नॉन रिएक्टिव है, टिकाऊ होता है, वजन में हल्का होता है और गैर प्रतिक्रियाशील होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पर खत्म होता है। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ा है आपको, और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। टोटल 9 क्वेश्चन मैंने करवाए, आपके कितने सही हुए ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ आज हमारा केमिस्ट्री का भी सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जितने भी सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर थे वो सभी चैप्टर को हम लोग ने देख लिया। फिजिक्स का ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो जितने भी लेक्चर हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट हमारा रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराते हैं, तो आप लोग इस कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 1-2 आ जाए तो उसके बाद अलग है, बाकी बेस्ट कंटेंट है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये लेक्चर पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।